Let's start this topic. Some basic principles and techniques of organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो इससे पहले वाले यूनिट में हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट कार्बन है उसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि है कैटेनेशन, और कैटेनेशन की वजह से ही वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, और कोवेलेंट बॉन्ड ये दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ भी बना सकता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हेलोजन। जो रिजल्टिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एक पूरी अलग से ब्रांच है केमिस्ट्री की, उसके अंडर में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये जो यूनिट है इसके अंदर कुछ हम बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे, किस तरीके से आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कैसे बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो पूरा एनालिसिस या एनालिसिस हमको करना है इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले जनरल इंट्रो पे आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लाइफ को बनाए रखने के लिए अर्थ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अंदर काफ़ी आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, जैसे कि आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखने वाले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में डीएनए बोल देते हैं, है ना, और आपके प्रोटीन्स हो गए जो कि एसेंशियल कंपाउंड्स बनाते हैं हमारे ब्लड, मसल्स और स्किन के लिए, है ना। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड मटेरियल्स में हमको मिलते हैं, जैसे क्लोथिंग हो गया, फ्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, डाई हो गया, मेडिसिन, ये सब में कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं ही, बल्कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एप्लीकेशन देखते हैं। यही आपका मेडिसिन हो गया, फ्यूल, पॉलीमर और डाइज, क्लोथिंग वगैरह, है ना। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो साइंस है ये 200 साल पुरानी है, और 1780 के आसपास जो केमिस्ट हैं उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्लांट से आ रहे थे और एनिमल्स से आ रहे थे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मिनरल सोर्सेज से बन रहे थे, उनके बीच में फ़र्क करना चालू किया 1780s में। फिर आपके बर्जीलियस एक स्वीडिश केमिस्ट हैं, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। वाइटल फोर्स थ्योरी सिंपली ये थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए एक वाइटल फोर्स जिम्मेदार है, मतलब एक दिव्य शक्ति जिम्मेदार है, कुछ ऐसा मतलब रूहानी सा है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, है ना। तो ये जो नोशन था इसको रिजेक्ट किया गया 1828 में, जब एफ वोलर ने पहली बार इन दी हिस्ट्री उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको अभी तक ये माना जाता था कि वो सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि जानवर है उसका यूरिन है, यूरिन में यूरिया होता है ना, इसी तरह तो उस जो बनने की उसकी जगह है वो नेचर है, ठीक है, हम उसको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऐसे ही प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स भी नेचर अपने आप बनाएगा, हम उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो एफ वोलर ने इस चीज़ को पूरे तरीके से रिजेक्ट करते हुए उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब मिनरल से आपने एक कार्बन प्रोडक्ट बना लिया। तो उन्होंने अमोनियम साइनेट की हेल्प से यूरिया बना दिया। अब यूरिया जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल हम देखते हैं फर्टिलाइज़र्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हम बोल सकते हैं। तो जो सिंथेसिस थी आप इसके बाद में होती है, कोलवे 1845 में एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं, और इसके बाद में बर्थेलॉट जो है 1856 में वो मीथेन को सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में। इससे हमें पता चलता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जा सकता है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से बनाया जा सकता है, लैब के अंदर बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। इलेक्ट्रॉनिक थियोरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो डेवलपमेंट था, इस थ्योरी का जो डेवलपमेंट था, उससे आपका जो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको शेप मिला। अब वो है क्या, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनके शेप्स की बात करते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का हम जानते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं समझने में और प्रिडिक्ट करने में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। हमने वैलेंसी की थ्योरी पढ़ रखी है, हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ रखी है पहले से। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि टेट्रावैलेंसी जो है कार्बन की और कोवेलेंट बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन है टेट्रावैलेंसी की वजह से, वो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से दिखा सकते हैं, और हिब्रिडाइजेशन कैसे होता है एस और पी ऑर्बिटल्स का, वो सब हमको पहले से मालूम है। अच्छा, हम ये याद कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो शेप है, जैसे कि मीथेन, इथीन, इथाइन, ये इसको हम sp3, sp2 और sp ऑर्बिटल्स या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के टर्म्स में
एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हिब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ पे असर डालता है, बॉन्ड एंथैल्पी पे असर डालता है कंपाउंड की। अच्छा, जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, तो इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में p कैरेक्टर ज़्यादा होता है, p ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका इसका बिल्कुल ऑपोजिट पॉसिबल है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमीडिएट होता है, इसमें s कैरेक्टर sp से थोड़ा मतलब कम होता है और sp3 से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जो लेंथ और इंथैल्पी है बॉन्ड की जो बनाएगा वो आपका इन दोनों के बीच में होती है, sp3 और sp के बीच में। जो चेंज है हाइब्रिडाइजेशन में वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी असर डालता है कार्बन की, क्योंकि जैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा वैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एपेरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो शो करेगा। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। अगर एस कैरेक्टर 25% है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एस कैरेक्टर 50% है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एक कार्बन एटम जिसके अंदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें 50% एस कैरेक्टर है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। ये जो रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको हम अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स, जो भी कंसर्न मॉलिक्यूल है उसके अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ सकते हैं, बाद में हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, कुछ पाई बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर लेते हैं। किसी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पैरेलल ओरिएंटेशन होता है दो p ऑर्बिटल्स का, ठीक है। पैरेलली ओरिएंटेड होती हैं वो एडजेसेंट एटम्स पे, यानी अगल बगल वाले एटम पे जो आपका p ऑर्बिटल्स है वो आप दो ऑर्बिटल्स होती हैं और एक दूसरे को पैरेलल ओरिएंटेशन होता है, यानी अलाइंड होती है पैरेलली, तो प्रॉपर साइडवेज ओवरलैप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और, जैसे आपका ये वाला मॉलिक्यूल है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ईथीन हो गया ना। इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए, तो जो p ऑर्बिटल है वो म्यूचुअली पैरेलल है और दोनों ही p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है मॉलिक्यूल के प्लेन से, ठीक है। एक अगर हम बात करें CH2 फ्रेगमेंट की, अगर हम बात करें CH2 फ्रेगमेंट की, एक पार्ट ले लें इसका, मतलब दोनों में से एक पार्ट ले लें, इसको मैं समझाती हूँ। देखो ये पूरा बॉन्ड बन रहा है, ये पूरा है आपका, इस पूरे में से हमको सिर्फ एक पार्ट लेना है, ठीक है। एक पार्ट लेना है, मतलब कोई भी एक ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, वो वाला ले लीजिए। अब ये जो CH2 फ्रेगमेंट है इसको अगर आप मतलब दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर p ऑर्बिटल का मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा है ना। एक CH2 फ्रेगमेंट को अगर रोटेट करते हैं दूसरे के मतलब रिस्पेक्ट में तो मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए p ऑर्बिटल का। तो ऐसे रोटेशन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो बंधा हुआ है ना, रुका हुआ है। ओके, इसका काम ख़त्म हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड होता है पाई बॉन्ड का, वो प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटम्स के या तो ऊपर होता है या नीचे होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अटैकिंग अच्छा, ये इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएजेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट है उसको इजीली अवेलेबल होते हैं। तो जनरली पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पे आते हैं, कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे इन मॉलिक्यूल्स में। ओके, तो आपको बताना है कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड मौजूद होंगे इन कंपाउंड्स में, ठीक है। तो पहला वाला देखते हैं। आई थिंक आई नीड दिस, 1 सेकेंड। हाँ, तो पहला वाला कंपाउंड देखो, ये वाला, ये है आपका H, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन काउंट कर लो ज़रा पहले कितने हैं। तो कार्बन एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इसके बीच में जो एक बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे, ये वाला देखो, ये कार्बन्स जो हैं इनके बीच में एक आपका वो
सबसे सिंपल वाले से स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाला देखो, इसके बीच में और इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं उसको, एक बॉन्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। फिर हर डबल बॉन्ड के अंदर हम देखते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है ना, और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल कितने हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए सी के बीच में, यानी कार्बन कार्बन के बीच में। लेट मी कंप्लीट इट। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हैं 4, ठीक। अब बात करेंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो वो अब हमें काउंट करना है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, तो अब इस कंपाउंड को फिर से देखो। एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्टेड है, सिंपली एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्टेड है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्टेड है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ कनेक्टेड है, तो कितने हो गए, 3 4 5 6 हो गए। इसके अलावा एक चीज़ और चेक कर लो कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है एक आध हाइड्रोजन इन्होंने लिखा ना हो, है ना, क्योंकि जब हम ऐसा स्ट्रक्चर कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम हाइड्रोजन लिखना ज़रूरी नहीं समझते। तो एक बार इसको लास्ट चेक कर लो। देखो, पहले वाले की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, इस वाले की हो रही है, दूसरे की 4 वैलेंसी 3 बॉन्ड इधर, ठीक है, हो रही है, तीसरे की एक इधर 2 इधर, ठीक है, इसकी भी सेटिस्फाइड, ठीक है, सबकी सेटिस्फाइड है, वैलेंसी हो गया ये वाला। अब आते हैं इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं और ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं। तो पहले वाले कंपाउंड के अंदर अगर आप गौर से देखो तो एक आपका ट्रिपल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड, और एक आपका डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड, है ना, एक आपका डबल बॉन्ड है और एक आपका ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, अब अगले वाले पे आते हैं ज़रा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये वाला देखो अब। अच्छा, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो सबसे पहले जो हमें लिखना होता है वो लिखना होता है सिग्मा सी, यानी सी और सी के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं भैया, सबसे पहले यही बात करेंगे। तो सी और सी के बीच में कितने बॉन्ड है, काउंटिंग चालू करते हैं। देखो, यहाँ पे सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, और ये तो है ही, तो 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे सी और सी के बीच में। अब बात करेंगे दूसरा वाला आपका, सी और एच के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, सी और एच के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, काउंट करते हैं फिर से। देखो, सी और एच के बीच में 2 एच और आपका 3 और 3 6, सी और एच के बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, हो गया। इसके बाद में सी और सी के बीच में कितने डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड है, वो तो साफ दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 1.2, क्वेश्चन ये है कि कौन से तरीके का हिब्रिडाइजेशन हो रहा है हर कार्बन का इन कंपाउंड्स के अंदर, कौन से तरीके का तो प्रॉब्लम तो पढ़ ली हमने, इसको ऊपर ले जाते हैं, प्रॉब्लम्स पे आते हैं। कौन से तरीके का हिब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो प्रैक्टिस से ही चीज़ें इंप्रूव होंगी। आई विल चेंज द कलर, लेट्स टेक इट, आई थिंक रेड विल बी गुड, ओके। किस तरीके का हिब्रिडाइजेशन है चेक करते हैं। पहला वाला कंपाउंड ले लो, ये वाला CH3Cl। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो, ये है C और इससे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक Cl कनेक्टेड है, ठीक है। अब ज़रा बात करो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपका जब भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्टेड है मतलब, तो इसमें s ऑर्बिटल होगा और यहाँ कार्बन के आपका 3 होंगे p ऑर्बिटल्स, तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे कंपाउंड की बात करो, इस वाले की, तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो CH3 में तो sp3 होगा, CO का हमें देखना पड़ेगा, CO ऑक्सीजन का कौन सा वाला होगा, ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, sp2 होगा, हाँ, इसका sp2 होगा। तीसरे वाले का जो ये आपका साइनाइड ग्रुप है,
साइनाइड का sp होगा क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्ट कर रहा है, उसका 14 है, उसका 15 है ग्रुप, ठीक है। तो इसका sp होगा और CH3 का तो sp3 होगा। अगले वाले का, ये वाले का, यहाँ पर आपका CO है तो sp2 होगा, एक ही कार्बन है। इसके अलावा लास्ट वाला जो बचा है ये वाला, इसमें देखो CH3CH CHCN, तो ये लास्ट वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। और पहला वाला मिथाइल ग्रुप है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका वो होगा sp3 होगा। और बीच के दो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो क्योंकि डबल बॉन्ड है तो sp2 ठीक है। आते हैं 12.3 पे। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है आपको कार्बन की इन कंपाउंड्स में, और हर मॉलिक्यूल का शेप लिखना है। तो शेप हम हाइब्रिडाइजेशन से ही डिसाइड करते हैं। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन समझ लेते हैं, पहले वाले की बात करते हैं। इस वाले की ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। ये वाला देखो H2C डबल बॉन्ड O, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? देखो O के साथ डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। इसकी बात हम वो बॉन्डिंग वाले चैप्टर में करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर आपका ये दूसरा वाला है CH3F, तो CH3 है, मीथेन है, sp3 होगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 में स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल होता है, ठीक है। और तीसरा वाला है HCN, नाइट्रोजन से है, ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अगला टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, हम कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और कंप्लीट कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लीविस स्ट्रक्चर है और डॉट स्ट्रक्चर है, डैश स्ट्रक्चर है, कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं। तो लीविस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट। पहले देखो कितने टाइप का स्ट्रक्चर है ये समझ लो। एक आपका लीविस स्ट्रक्चर है, दूसरा आपका डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसको डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फिर आपका डैश स्ट्रक्चर है, फिर आपका कंडेंस स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, और आपका ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हो गए। तो बेसिकली 1 2 3 4 टाइप्स हो गए। इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो लीविस स्ट्रक्चर है वो उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को डैश से रिप्रेजेंट करके। ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला को ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम सिर्फ बॉन्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोकस करते हैं। एक सिंगल डैश का मतलब है एक सिंगल बॉन्ड, डबल डैश का मतलब है डबल बॉन्ड, और ट्रिपल डैश का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेट्रो एटम पे जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्योंकि इनमें खाली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, इनके अलावा भी इलेक्ट्रॉन्स है। हेलोजन ग्रुप है, 35 है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो बहुत सारे लोन पेयर्स हो गए, है ना। तो जो लोन पेयर्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि वो हेट्रो एटम पे जो होते हैं उनको हम इसमें दिखाते नहीं है डैश स्ट्रक्चर में। जैसे इथेन है, इथीन है, इथाइन है, मेथनॉल है, इनको आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। ऐसे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। डैश की हेल्प से ये देखो सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दे रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज हैं इनको फर्दर हम एब्रीविएट कर सकते हैं इनमें से कुछ डैशेस को उड़ा करके, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन कुछ डैशेस को उड़ा करके, ठीक है। जैसे कि जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन होगा कंपाउंड का उसको कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो इथेन और इथीन और इथाइन का जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इथेन को हम पहले कैसे लिख रहे थे, इसके हमने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड शो किए थे, हमने सारे इसके डैशेस शो किए थे, पर कंडेंस फार्मूला के अंदर हमने उसके सारे एचेस को काउंट किया, सीज को काउंट किया और उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इथेन, इथीन, इथाइन, मिथेनॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, ऊपर वाले से मैच कर लो, और अगर एक रफ कॉपी हाथ में हो तो प्रैक्टिस भी कर लो। तो सिमिलरली इसी तरीके से आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसको फर्दर कंडेंस कैसे कर सकते हैं। इसके सारे सीज काउंट करो, एक साथ लिख दो, सारे एच काउंट करो, एक साथ लिख दो, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम बॉन्ड लाइन फार्मूला भी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ लाइंस को यूज़ करते हैं, ना सी ना एच, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो है वो शो नहीं किए जाते, लाइंस को जिगजैग फैशन में बनाया जाता है, और जो खाली एटम्स हैं उनको सिर्फ हम लिखते हैं जो कि हेट्रो एटम्स होते हैं अदर देन कार्बन, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन
और आपके नाइट्रोजन। तो जो टर्मिनल्स होते हैं वो मिथाइल ग्रुप को डिनोट करते हैं, यानी जो आखिरी पॉइंट होता है उस लाइन का वो आपका मिथाइल को डिनोट करता है। और अगर कुछ और फंक्शनल ग्रुप होगा मिथाइल के अलावा तो वो दे रखा होगा, अगर दे नहीं रखा है तो मतलब मिथाइल ही है। और जो लाइन जंक्शंस होती हैं वो वहाँ पर कार्बन एटम बॉन्डेड दिखाया होता है कि जितने भी रिक्वायर्ड हाइड्रोजन एटम होंगे उससे वो वहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स, अच्छा ये आपको याद रखना है, वैलेंसी आपको कार्बन एटम की सेटिस्फाई करनी है हाइड्रोजन से। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो नीचे दे रखे हैं, जैसे कि 3 मिथाइल ऑक्टेन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो आपका वो वाला हो गया जो आपका कंडेंस्ड फॉर्म था। इसके बाद में ये वाला आपका वो हो गया, ये है बॉन्ड लाइन, टर्मिनल्स जो है वो मिथाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कहीं पे ग्रुप अटैच्ड है तो वो ग्रुप को शो किया गया है। अलग अलग तरीके हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स में, यानी जो जिनका मतलब जो एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर जो बॉन्ड लाइन फार्मूलाज होते हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि आपका साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन को सिंपली हम कैसे बना सकते हैं, बाय अ ट्राइंगल। और इसी तरीके से साइक्लोपेंटेन को सिंपली हम एक उससे शो कर सकते हैं, एक पेंटेन से। और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ हेक्सागन विच हैज़ अ क्लोरीन अटैच टू इट। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज है, आपको यहाँ पे हर कंडेंस फार्मूला को उसके कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में एक्सपैंड करना है उसको, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स ओपन द स्ट्रक्चर। ये पहला वाला है आपका, देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सिंपली आपके पास पहला वाला तरीका तो बनाने का है, वो आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं है उतनी, ठीक है। इस तरीके से, कौन सा वाला बोला है इन्होंने, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो आप ये वाला बनाएंगे। इसके बाद दूसरा है कंडेंस फार्मूला और इनके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने वाला, तो ये वाला ट्राई करते हैं। देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए पेन यूज़ करते हैं, सिंपल। देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन, ठीक है। पहले कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है। 1 2 3 4, चौथे कार्बन से 1 2 3 4, चौथे कार्बन से मिथाइल अटैच्ड है। यहाँ से ये बन नहीं पा रहा है ठीक से, ये तो OH है और ये मिथाइल है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से। और आपका फिर पांचवें कार्बन से भी एक मिथाइल अटैच्ड है, ठीक है। एक दो तीन चार, नहीं गलत हो गया, 1 2 3 4, चौथा कार्बन ये है, पांचवा कार्बन ये है और छठा कार्बन ये है। हाँ, तो ये लास्ट वाली, ये वाली लाइन मिटेगी, ये वाली इरेज कर दो, इसका कोई काम नहीं है। तो स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक सेकेंड पेन से ड्रॉ करते हैं इसको। 3 4, एक W के बाद एक और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, और यहाँ OH अटैच्ड है। अब मिलाते हैं इसको, कितना गलत है हमारा वाला। ये बना दिया हमने, ऊपर दे रखा है स्ट्रक्चर ये वाला, देखो OH अटैच है, मिथाइल अटैच है, हाँ सही है। दूसरा एक ही पार्ट था ना इधर, हाँ दूसरा पार्ट करते हैं। अब ये वाला देखिए, इसको कैसा शो करेंगे। हाँ देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। साइक्लिक नहीं है तो खुला छोड़ देंगे। लास्ट वाले से ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है,
तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है और आपका जो बीच वाला कार्बन है उससे एक अल्कोहल अटैच्ड है और इधर भी इसी तरीके से नाइट्रोजन अटैच्ड है। मिलाते हैं इसको। कितना सही बनाया हमने। अच्छा, खाली इन्होंने CN लिख दिया है, इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं किया। ठीक है, क्योंकि साइनाइड ग्रुप है तो उसको अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं सिंपली 3 कार्बन निकाल करके। अगला क्वेश्चन है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, आपको सारे एटम शो करने हैं, एक्सपैंड करना है। इसको किस तरीके से एक्सपैंड करना है, ऐसे एक्सपैंड करना है, यानी सारे कार्बन हाइड्रोजन शो करने हैं। ठीक है, इसको बहुत बड़ा सा कर लेते हैं। इतना बड़ा आई थिंक सफिशेंट है। देखो, जो जो पॉइंट्स हैं, जो जो एंड्स हैं, वहाँ पर है कार्बन। यहाँ कार्बन है। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर ऑफ द पेन। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। ठीक है, तो कितने कार्बन। यहाँ मिथाइल होगा CH3, ये बन क्यों नहीं रहा, और यहाँ पर भी एक CH3 होगा। ठीक है, अब काउंट कर लो ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हैं। ठीक है, 9 कार्बन है। अब इसके हाइड्रोजन और काउंट करने हैं। किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है वो जनरली अटैच्ड 2 होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं 2 हाइड्रोजन, अच्छा पहले कहीं लिख लो 9 कार्बन हैं। नौ कार्बन तो पता चल गए हमको यहाँ पे। अब उसको मैं हाइड्रोजन को सर्कल से शो कर देती हूँ, है ना, बनाने में आसानी रहेगी। तो 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 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 इसके पास 3 हाइड्रोजन है। 1 2 3 3 1 2 3। ठीक है, और ये बीच वाले, अब इनका हाइब्रिडाइजेशन ज़रा चेक करो। कार्बन की एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो रही है, एक इधर से हो रही है, एक इधर से हो रही है, तो 1 हाइड्रोजन होगा इसके पास। इसी तरीके से ये वाला है, एक इधर से हो रही है, एक इधर से हो रही है, एक इधर से हो रही है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन ज़रा काउंट कर लो कितने हो रहे हैं। तो कलर चेंज करके काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 9 तो कार्बन है, 18 हाइड्रोजन है। चेक करते हैं कितने हैं। अच्छा, इन्होंने खाली फॉर्मूला शो किया है तो इसमें से काउंट करना पड़ेगा। तीन और 3 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, हाइड्रोजन का तो हमने सही बनाया था। अब कार्बन का और चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है भैया, बिल्कुल सही बनाए थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये लाइन वाला। इस बार हम C और H नहीं बनाएंगे, वो बनता नहीं है आसानी से, हम शेप्स यूज़ करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए सर्कल और आपका कार्बन के लिए स्क्वायर। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ मिथाइल 8। तो 8 तो कार्बन हो गए। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने पे आओ। तो मिथाइल के पास 3 होंगे, इसके पास एक इधर सेटिस्फाई, एक इधर से 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके 2 ना, इसके पास 2 और इसके पास 3। देखो 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है और आपके 8 कार्बन है। 18 और 8 कार्बन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कार्बन है। 8 दूनी 16 17 18। ठीक है, सही है ये वाला भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये वाला देखो, इसके अंदर फिर से कार्बन को हम रेक्टेंगल से शो करेंगे और बाकी हाइड्रोजन को हम सर्कल से शो करेंगे। ठीक है, तो 3 तो कार्बन बैठ रहे हैं, एक OH है
और इसके अलावा यहाँ पर भी एक कार्बन एटम, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है, इसका कंडेंस फार्मूला देखते हैं ज़रा, सॉरी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं। हाँ वो ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पर लास्ट में, ठीक है। तो मतलब बाकी के आप लोग कर लीजिएगा, एक ही बचा है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, कैसे आपको 3D में कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो जो 3 डायमेंशनल या 3D स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, उसको हम पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ कन्वेंशंस को यूज़ करके। जैसे कि मान लीजिए सॉलिड या डैश्ड वेज फार्मूला को यूज़ करके जो 3D इमेज है किसी भी मॉलिक्यूल की 2 डायमेंशनल पिक्चर के लिए, उसको आप परसीव कर सकते हैं। सॉलिड का मतलब है बाहर आता हुआ, वेज का मतलब है अंदर जाता हुआ, ठीक है। अभी इसको समझेंगे कैसे करना है, क्योंकि जब आपको कोई भी 3D चीज़ 2D में बनानी होती है तो आपको उसके लिए कन्वेंशंस खोजने पड़ते हैं, आपको सोचना पड़ता है कि आप कैसे करेंगे। तो जो डैश्ड वेज है उसको हम बॉन्ड जो कि आउट ऑफ द पेपर जा रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं ऑब्जर्वर से, और जो कि आपका क्योंकि इसका ब्रॉड एंड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आता है, और जो प्लेन में होते हैं उनको हम नॉर्मल लाइन से यूज़ करते हैं, है ना। सॉलिड वेज को आउट ऑफ द पेपर, ठीक है ठीक है। अब इसको देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगी आपको। ये है मीथेन का स्ट्रक्चर। अब जो इसमें डैश्ड स्ट्रक्चर डैश लाइन है ना, अब जो इसमें ये वाली लाइन है ये आउट ऑफ द पेपर आ रही है ना, क्योंकि इसका मोटा वाला एंड आँख की तरफ है, तो ये आउट ऑफ द पेपर आ रही है और ये पेपर के अंदर जा रही है, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये दोनों प्लेन में है बॉन्ड, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, देखिए ये है आपका कार्बन, ये प्लेन है। हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, ठीक है, एक जेड एक्सिस होती है। तो ये जो हाइड्रोजन के दोनों बॉन्ड है ये जेड एक्सिस पे लाई करेंगे, जो कि वेजेस से शो किए गए हैं, ठीक है। तो 2 बॉन्ड तो आपके लीनियर होंगे और 2 बॉन्ड आपके अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, मॉलिक्यूलर मॉडल्स दे रखे हैं। मॉलिक्यूलर मॉडल्स फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है विजुअलाइज करने के लिए। 3 डायमेंशनल शेप को, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के 3D शेप को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये लकड़ी, प्लास्टिक या मेटल के बने हुए होते हैं और इनको ये कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, यानी मार्केट में मिल जाते हैं, ख़रीद सकते हैं आप इनको। कॉमनली 3 तरीके के मॉलिक्यूलर मॉडल्स होते हैं, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल और स्पेस फिलिंग मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल में सिर्फ मॉडल्स जो हैं जो कि कनेक्टिंग एटम्स के, उनको शो किया जाता है मॉलिक्यूल के अंदर, और एटम्स शो नहीं किए जाते। ये जो मॉडल है इसके अंदर बॉन्ड के पैटर्न पे फोकस किया जाता है मॉलिक्यूल के, और साइज ऑफ एटम्स को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। बॉल एंड स्टिक मॉडल में दोनों एटम और बॉन्ड दोनों ही शो किए जाते हैं। बॉल्स एटम शो करती है, स्टिक बॉन्ड को डिनोट करती है। कंपाउंड्स जिनके अंदर CC बॉन्ड होता है या इथीन बॉन्ड होता है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्प्रिंग को यूज़ करके, डबल बॉन्ड को स्प्रिंग को यूज़ करके कर सकते हैं स्टिक की जगह। और ये जो मॉडल्स होते हैं इनको बॉन्ड स्प्रिंग मॉडल बोलते हैं। जो स्पेस फिलिंग मॉडल है उसमें रिलेटिव साइज़ पर भी ध्यान दिया जाता है वन डर वॉल रेडियस के हिसाब से, और बॉन्ड्स इस मॉडल में शो नहीं किए जाते। इसमें हमें वॉल्यूम पे ध्यान देना होता है कि कौन सा आइटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स को भी मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए अब यूज़ किया जाने लगा है। अब देखो स्पेस फिलिंग मॉडल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई बॉन्ड शो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ रिस्पेक्टिव जो साइज़ है उसको ध्यान दिया गया है वहाँ पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हम इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।